हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं पंकज मौर्य, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग देखेंगे यूपी पीजीटी 2025 में सुपर फास्ट रिवीजन टीएस ईलेट को। अगर आपको यूपी पीजीटी की प्रैक्टिस करनी है तो मैंने प्ले लिस्ट बना दी है मॉक ड्रिल की। मॉक ड्रिल से आप यूपी पीजीटी की प्रैक्टिस कर सकते हैं। मॉक ड्रिल आपके यूपी पीजीटी के लिए रामबाण साबित होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स स्टार्ट। टीएस ईलेट्स टीएस इलेट का वर्क है मिल्टन सेकेंड। पब्लिश हुआ था 1947 में, पार्ट ऑफ द प्रीसीडिंग्स ऑफ द ब्रिटिश एकेडमी के रूप में। इट वॉज ओरिजिनली डिलीवर्ड एज अ लेक्चर, और उसको डिलीवर किया गया था एक लेक्चर के रूप में। मिल्टन टू स्टडीज़ ये बुक है टीएस इलेट की, याद रखिएगा। मिल्टन टू स्टडीज़ बुक है टीएस इलेट की, जिसमें इंक्लूड है मिल्टन फर्स्ट एंड मिल्टन सेकेंड, और पब्लिश हुई थी 1968 में फेवर एंड फेवर के द्वारा। टीएस इलेट को ऑर्डर ऑफ मेरिट मिला था जॉर्ज सिक्स के द्वारा 1948 में, और 1948 ही में टीएस इलेट ने नोबेल प्राइज़ दिया गया था इन लिटरेचर में। मतलब 1948 में टीएस इलेट को ऑर्डर ऑफ मेरिट भी मिला था किंग जॉर्ज सिक्स के द्वारा, और 1948 में ही नोबेल प्राइज़ भी दिया गया इन लिटरेचर में। थॉमस स्टैन्स इलियट was born in St. Louis, Missouri, to a prominent Boston Brahmin family. टी.एस. इलियट का फुल नाम है थॉमस स्टैन्स इलियट। इनका जन्म हुआ था 1888 में सेंट लुइस, मिसूरी में, एक ब्राह्मण फैमिली में। टी.एस. इलियट इंग्लैंड चले गए थे 1914 में, तब इनकी उम्र थी 25 साल। वहीं पर सेटलमेंट हो गया था, वर्क भी वहीं पर इन्होंने लिखे है, और वहीं पर इन्होंने शादी की है। ही बिकम अ ब्रिटिश सब्जेक्ट, मतलब ब्रिटिश की सिटीजनशिप मिल गई थी 1927 में, एट द एज ऑफ 39। तो याद रखिएगा, टी.एस. इलेट को ब्रिटिश सिटीजनशिप मिली थी 1927 में, और इंग्लैंड गए थे 1914 में, और 1927 में इन्होंने अमेरिकन सिटीजनशिप को त्याग दिया था। ही रोट 7 प्लेस, 7 प्ले इन्होंने टोटल लिखे हैं। ये 7 प्ले हैं। पहला प्ले है सुइनी एगोनिस्ट, पब्लिश हुआ था 1926 में, और फर्स्ट परफॉर्म 1934। द रॉक सेकंड प्ले है 1934 में आया। मॉडर्न कैथेड्रल 1935 में आया, थर्ड प्ले है। फोर्थ प्ले द फैमिली रीयूनियन 1939। फिफ्थ प्ले द कॉकटेल पार्टी 1949। सिक्स प्ले है द कॉन्फिडेंशियल क्लर्क 1953 में आया, और सेवेंथ प्ले द एल्डर स्टेट्समैन, फर्स्ट परफॉर्म हुआ था 1958 में, पब्लिश हुआ था 1959 में। ये 7 प्ले के नाम है, याद कर लीजिएगा। इलियट्स पैटर्नल ग्रैंडफादर, टी.एस. इलियट के दादाजी, जिनका नाम था विलियम ग्रीनलीफ इलियट, had moved to सेंट लुइस, मिसूरी, टू स्टेब्लिश अ यूनिटेरियन क्रिश्चियन चर्च। और वहाँ पे उन्होंने एक यूनिटेरियन क्रिश्चियन चर्च को स्टेब्लिश किया था। इनके पिताजी का नाम था हेनरी वेयर इलियट, जो कि सक्सेसफुल बिजनेसमैन प्रेसिडेंट थे, एंड ट्रेजर ऑफ द हाइड्रोलिक प्रेस ब्रेक कंपनी इन सेंट लुइस। इनकी मदर का नाम था चार्लोट चैम्पी स्टन्स, जो कि पोएट्री लिखती थी और सोशल वर्कर भी थी। टी.एस. इलियट, लास्ट ऑफ द 6 सर्वाइविंग चिल्ड्रेन, नोन टू फैमिली एंड फ्रेंड्स एज टॉम। और ये अपने फैमिली और फ्रेंड्स के रूप में, फ्रेंड्स के बीच में टॉम नाम से फेमस थे, तो इनका निक नेम है टॉम, याद कर रखिएगा। और ये 6 सर्वाइविंग चिल्ड्रेन में से सबसे लास्ट थे। ही वॉज द नेम सेक ऑफ द मैटरनल ग्रैंडफादर थॉमस स्टन्स। और इनका जो थॉमस स्टन्स नाम है, ये इनको अपने नाना की तरफ से मिला है, थॉमस स्टन नाम। टी.एस. इलियट lived in St. Louis, Missouri for the first 16 years of his life at the house on Locust Street where he was born। और इन्होंने अपना 16 साल का समय बिताया था सेंट लुइस, मिसूरी में, जो कि जहाँ पे उनका घर था लोकस स्ट्रीट में, जहाँ उनका जन्म हुआ था। 1898 से 1905 तक टी.एस. इलियट ने अटेंड की स्मिथ एकेडमी, वहाँ पे उन्होंने स्टडी की है ग्रीक, लैटिन, फ्रेंच एंड जर्मन की। इन्होंने शुरुआत की है पोएट्री लिखने की, 14 साल की उम्र में इन्होंने पोएट्री लिखने की शुरुआत कर दी थी, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एडवर्ड फिट्जजेराल्ड्स ट्रांसलेशन ऑफ द रबियट ऑफ ओमर खैयम। बहुत ज़्यादा ये प्रभावित थे एडवर्ड फिट्जजेराल्ड से। इनका एक वर्क था ट्रांसलेशन ऑफ द रुबियत ऑफ ओमर खैयम, इस वर्क से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे टी.एस. इलियट। इनका फर्स्ट पब्लिश पोएम है अ फेबल फॉर फीस्टर्स।
वॉज रिटन एज ए स्कूल एक्सरसाइज। ये एक प्रकार की स्कूल एक्सरसाइज है जो कि पब्लिश हुई है 1905 में, जब ये स्मिथ एकेडमी में थे। Later revised the reprinted as song in the Harvard Advocate. He published 3 short stories in 1905. 1905 में इन्होंने 3 शॉर्ट स्टोरीज लिखी है, पब्लिश करवाई है। उसमें से पहली शॉर्ट स्टोरीज है वर्ड्स ऑफ प्रे, दूसरी है अ टेल ऑफ अ व्हेल, और थर्ड है द मैन हु वॉज किंग। ये 3 शॉर्ट स्टोरीज है, पब्लिश हुई है 1905 में। फॉलोइंग ग्रेजुएशन फ्रॉम स्मिथ एकेडमी। इस साल इन्होंने ग्रेजुएशन किया है स्मिथ एकेडमी से। टी.एस. इलियट ने अटेंड किया है मिल्टन एकेडमी इन मैसाचुसेट्स, वेयर ही मेट स्कोफील्ड थेयर, जहाँ पे उनकी मुलाकात हुई है स्कोफील्ड थेयर से, हु लेटर पब्लिश द वेस्टलैंड। उसके बाद में उन्होंने वेस्टलैंड पब्लिश किए। ही स्टडीड एट हार्वर्ड कॉलेज 1906-1909। 1906-1909 के बीच में इन्होंने स्टडी की है हार्वर्ड कॉलेज से। मास्टर ऑफ आर्ट्स इन इंग्लिश लिटरेचर द फॉलोइंग ईयर, और अगले ही साल इन्होंने एमए की डिग्री प्राप्त की है। फ्रैंक करमोड राइट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मूवमेंट ऑफ इलियट्स अंडर ग्रेजुएट्स करियर वॉज इन 1908 व्हेन ही डिस्कवर्ड आर्थर सिमोन्स द सिम्बोलिस्ट मूवमेंट इन लिटरेचर। फ्रैंक करमोड लिखते हैं कि इनका मोस्ट इम्पॉर्टेंट मूवमेंट है इलियट के अंडर ग्रेजुएट करियर में, वह 1908 में था, जब इन्होंने डिस्कवर किया था आर्थर सिमोन्स की द सिम्बोलिस्ट मूवमेंट इन लिटरेचर। तो इन्होंने जब डिस्कवर किया था वो वाला मूवमेंट इनका सबसे खास था 1908 में। आफ्टर वर्किंग एज अ फिलॉसफी असिस्टेंट एट हार्वर्ड फ्रॉम 1909 टू 1910, फिलॉसफी की स्टडी किया, वर्किंग किया है फिलॉसफी की। वर्किंग करने के बाद हार्वर्ड से 1909-1910 के बाद में ये चले गए थे पेरिस, जहाँ पे वह रहे हैं 1910 से 1911 के बीच में, और इन्होंने स्टडी की है फिलॉसफी की एट द सॉर्बोन से। 1911 से 1910 ही वॉज बैक एट हार्वर्ड। 1911 से 1914 के बीच में वापस आ गए थे हार्वर्ड, जहाँ पे उन्होंने स्टडी की है इंडियन फिलॉसफी एंड संस्कृत की। तो याद रखिएगा इंडियन फिलॉसफी और संस्कृत की स्टडी इन्होंने हार्वर्ड कॉलेज से की है। टी.एस. इलियट फेल इन लव विद एमिली हेल। टी.एस. इलियट वॉज अवॉर्डेड अ स्कॉलरशिप टू मर्टन कॉलेज ऑक्सफोर्ड इन 1914। ही फर्स्ट विजिट मार्बर्ग जर्मनी। तो याद रखिएगा इन्होंने अवार्डेड स्कॉलरशिप जीता था मर्टन कॉलेज 1914 में, और ये एमिली हेल के प्यार में पड़ गए थे। The most significant of which was his introduction to the influential American poet Ezra Pound. Ezra Pound से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए ये। 1914 में इलियट पेड अ विजिट टू पाउंड्स फ्लैट, और 1914 में टी.एस. इलियट ने विजिट की है एजरा पाउंड के फ्लैट पर। 1915 में इन्होंने इंग्लिश पढ़ाई है बर्कबेक कॉलेज में, बर्कबेक कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में। थेयर ने इंट्रोड्यूस कराया है टी.एस. इलियट को विवेनी हेवुड से, जो कि बाद में इनकी वाइफ भी बनी है। विवेनी हेवुड एक कैम्ब्रिज गवर्नेंस थी। दे वर मैरिड एट हेम्पस्टेड रजिस्टर ऑफिस ऑन 26 जून 1915। इन्होंने शादी कर ली थी 1915 में विवेनी हेवुड के साथ, जो कि कैम्ब्रिज गवर्नेंस थी। द फिलोसफर बर्ट्रैंड रसेल। बर्ट्रैंड रसेल जो फिलोसफर है ये इंटरेस्ट लेने लगे थे विवेनी हेवुड पर, विवेनी हेवुड में इंटरेस्ट लेने लगे थे। इसी कारण ये कपल है ये 1932 में अलग हो गया, और फॉर्मली तरीके से ये अलग हो गया 1933 में, और फिर विवेनी हेवुड की डेथ हो गई थी 1947 में। टी.एस. इलियट वर्क एज अ स्कूल टीचर मोस्ट नोटेबली एट हाईगेट स्कूल इन लंदन, where he taught French and Latin. His students include जॉन बेड जेमन। इन्होंने फ्रेंच भी पढ़ाई है, लैटिन भी पढ़ाया है, उनके स्टूडेंट भी रह चुके हैं जॉन बेड जेमन। 1917 में इन्होंने पोजीशन ली है लॉयड्स बैंक में इन लंदन में, और वर्किंग किया है फॉरेन अकाउंट्स के ऊपर। ऑन अ ट्रिप टू पेरिस इन अगस्त 1920 विद द आर्टिस्ट विंडम लेविस ही मेट द राइटर जेम्स जॉयस। इन्होंने ट्रिप किया, यात्रा किया पेरिस की 1920 में
एक आर्टिस्ट विंडम लेविस के साथ। वहाँ पे उनकी मुलाकात हुई है जेम्स जॉयस से। 1925 में टी.एस. इलियट ने लॉयड्स बैंक को छोड़ दिया था और बन गए थे डायरेक्टर फेवर एंड फेवर के। इनका फेवर एंड फेवर का पुराना नाम था फेवर एंड गेवर, बाद में इसका नाम पड़ गया फेवर एंड फेवर। 1927 में टी.एस. इलियट ने कन्वर्ट किया अपना धर्म और बन गए यूनिटेरियनिज्म से एंग्लिकैनिज्म। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 1927 में टी.एस. इलियट ने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया था और यूनिटेरियनिज्म से ये एंग्लिकैनिज्म बन गए थे। ही बिकम अ चर्च वार्डन ऑफ हिज पैरिश चर्च सेंट स्टीफेंस, ग्लाउसेस्टर रोड, लंदन। ही स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइड एज एंग्लो कैथोलिक, और इनको आइडेंटिफाइड किया जाता था एंग्लो कैथोलिक के रूप में। प्रोक्लेमिंग हिमसेल्फ, और खुद ही प्रोक्लेम करते हैं कि क्लासिस्ट इन लिटरेचर, रॉयलिस्ट इन पॉलिटिक्स एंड एंग्लो कैथोलिक इन रिलीजन। ये किसने कहा है? टी.एस. इलियट ने कहा है, याद रखिएगा। 1946 से 1957 के बीच में टी.एस. इलियट ने शेयर किया एक फ्लैट एट 19 कार्ले मैंसन, चेल्सिया विद हिज फ्रेंड जॉन डेवी हेवर्ड के साथ। 1957 में जब इनकी उम्र थी 68 साल, टी.एस. इलियट ने शादी की है एस्मी वैलेरी फ्लेचर से, जो 30 साल की थी। टी.एस. इलियट जानते थे फ्लेचर को, क्योंकि ये जो फ्लेचर हैं एस्मी वैलेरी फ्लेचर, ये फेवर एंड फेवर में सेक्रेटरी थी, उस समय से ये जानते हैं। तो टी.एस. इलियट ने अपनी सेकंड मैरिज की थी 30 साल की एस्मी वैलेरी फ्लेचर से। 1949 तक इनकी ये शादी रही थी। 1949 में इन्होंने शादी की थी, 1957 से 1949 तक। टी.एस. इलियट वर्क एज एन एडिटर फॉर द बेसिलियन यूनिवर्सिटी प्रेस। वैलेरी इलियट डाइड 2012 एट हर होम इन लंदन। इलियट हैड नो चिल्ड्रन विद आइदर ऑफ हिज वाइफ्स। टी.एस. इलियट के कोई बच्चे नहीं थे, दोनों ही पत्नियों से इनसे के कोई भी बच्चे नहीं थे। टी.एस. इलियट डाइड ऑफ एम्फीसेमा। एम्फीसेमा से कारण टी.एस. इलियट की मृत्यु हो गई। उनके ही घर केंसिंगटन में इन लंदन में 1965 में। इन अकॉर्डेंस विद हिज विशेस, और उनकी इच्छा के अनुसार उनकी जो अस्थियां हैं उनको ले जाया गया था सेंट माइकल एंड ऑल एंजल चर्च ईस्ट कॉकर पर। एक कोटेशन है इनकी पोएम ईस्ट कॉकर से ली गई है, इन माई बिगिनिंग इज माई एंड, इन माई एंड इज माई बिगिनिंग। ये कोटेशन ईस्ट कॉकर पोएम से ली गई है। और ये कोटेशन ली गई है इनकी पोएम लिटिल गिडिंग से। द कम्युनिकेशन ऑफ द डेड इज टंग्ड विथ फायर बियॉन्ड द लैंग्वेज ऑफ द लिविंग। कोटेशन याद रखिएगा, कौन सी कोटेशन किस पोएम से ली गई है, याद रखिएगा। हिज फर्स्ट कलेक्शन वॉज प्रूफ्रॉक एंड अदर ऑब्जर्वेशंस, 1917 में आई है। ओल्ड पॉसम बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट्स 1939 में आई है, जो कि कलेक्शन ऑफ लाइट वर्स है। पोएम्स रिटन इन अर्ली यूथ पॉस्टमसली आई है, पब्लिश हुई है 1967 में। ड्यूरिंग एक इंटरव्यू के दौरान 1959 में टी.एस. इलियट ने कहा है कि आई डिड से दैट माई पोएट्री हैज़ obviously more in common with my distinguished contemporaries in America than with anything written in my generation in England. ही हिमसेल्फ रोड, उन्होंने खुद लिखा है 1940 में इनका ऐसे आया था, ऐसे ऑन W. ईट्स, उसमें लिखा है द काइंड ऑफ पोएट्री दैट आई नीडेड टू टीच मी द यूज ऑफ माई ओन वॉइस डिड नॉट एग्जिस्ट इन इंग्लिश एट ऑल, इट वॉज ओनली टू बी फाउंड इन फ्रेंच। अक्टूबर 1922 में टी.एस. इलियट ने पब्लिश कराया वेस्टलैंड द क्राइटेरियन मैगजीन में। टी.एस. इलियट ने समर्पित किया है अपना वेस्टलैंड इजरा पॉइंट को, और इजरा पॉइंट को रिफ़र किया है इल मिगलाइरो फेब्रो के रूप में। इसका मतलब होता है द बेटर क्राफ्टमैन। 1922 में इन्होंने लिखा है रिचर्ड एल्टिंगटन को और कहा है कि एज फॉर द वेस्टलैंड दैट इज अ थिंग ऑफ द पास्ट सो फॉर एज आई एम कंसर्न्ड एंड आई एम नाउ फीलिंग टूवर्ड अ न्यू फॉर्म एंड स्टाइल। The poem is often read as representation of the disillusionment of the post-war generation, और इस पोएम को रीड किया जाता है रिप्रेजेंटेशन के रूप में डिसइल्यूजनमेंट ऑफ द पोस्ट वॉर जनरेशन के रूप में।
T.S. Eliot commented in 1931, when I wrote a poem called The Wasteland, some of the more approving critics said that I had expressed the disillusion of the generation. द वेस्टलैंड में कुछ फ्रेज है, उसमें जो बेस्ट नोन फ्रेजेस है, अप्रैल इज द क्रूलेस्ट मंथ, आई विल शो यू फियर इन अ हैंडफुल ऑफ डस्ट, दीज फ्रेगमेंट्स आई हैव सोर अगेंस्ट माई र्यून्स। ये 3 फ्रेज है द वेस्टलैंड से ही लिए गए हैं। द हेलो मैन अपीयर्ड इन 1925। जो हेलो मैन है 1925 में आई है, एडमंड मिल्सन इन्होंने मार्क किया है, द नादिर ऑफ द फेज ऑफ डिस्पेयर एंड डिसोलेशन गिवन सच इफेक्टिव एक्सप्रेशन इन द वेस्टलैंड, इट्स थीम आर ओवरलैपिंग एंड फ्रेगमेंट्री। द हेलो मैन की जो थीम है वो है ओवरलैपिंग एंड फ्रेगमेंट्री। द हेलो मैन कंटेन्स सम ऑफ द इलियट्स मोस्ट फेमस लाइन्स। मोस्ट फेमस लाइन है द हेलो मैन की, दिस इज द वे द वर्ल्ड एंड्स, नॉट विद द बैंग बट अ विम्पर। एस वेडनेसडे ये भी पोएम है, फर्स्ट लॉन्ग पोएम रिटन बाय टी.एस. इलियट आफ्टर हिज 1927 कन्वर्सन टू एंग्लिकैनिज्म। जब इन्होंने 1927 में धर्म परिवर्तन किया था, उस टाइम की ये पोएम है एस वेडनेसडे। तो 1927 में ये लिखना शुरू हुई थी और 1930 में ये पब्लिश्ड हुई थी। समटाइम्स रिफर टू एज इलियट्स कन्वर्सन पोएम। अब समटाइम इसको रिफर किया जाता है एज वेडनेसडे पोएम को कन्वर्जन पोएम के रूप में। टी.एस. इलियट रोड एंड परहैप्स द मोस्ट परफेक्ट। इन 1939 टी.एस. इलियट पब्लिश्ड अ बुक ऑफ लाइट वर्स, ओल्ड पॉसम बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट्स। ओल्ड पॉसम वॉज इजरा पाउंड्स फ्रेंडली निकनेम फॉर इलियट। टी.एस. इलियट के लिए निकनेम था इजरा पाउंड का ओल्ड पॉसम। After T.S. Eliot's death, the book was the basis of the musical Cats by Andrew Lloyd Webber, first produced in London's West End in 1981। T.S. Eliot की मृत्यु के बाद जो ये बुक है ओल्ड पोसम बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट्स, ये बुक है, ये बेस बनी है म्यूजिकल कैट का, जिसके राइटर है एंड्रू लॉयड वेबर, जो कि फर्स्ट प्रोड्यूस हुई थी 1981 में। T.S. Eliot regarded 4 क्वार्टेट्स एज इज मास्टर पीस। टी.एस. इलियट की मास्टर पीस है 4 क्वार्टेट्स, जिसमें 4 लॉन्ग पोएम है। पहली पोएम है बर्न नॉटन, दूसरी है ईस्ट कॉकर, थर्ड है द ड्राई सैल्वेज, फोर्थ है लिटिल गिडिंग। और प्रत्येक पोएम में 5 सेक्शन है। ईच हैज़ 5 सेक्शन, प्रत्येक पोएम में 5 सेक्शन है। ईच पोएम इज एसोसिएटेड विद वन ऑफ द 4 क्लासिकल एलिमेंट्स। और प्रत्येक पोएम एक क्लासिकल एलिमेंट से एसोसिएटेड है। जैसे बर्न नॉटन ये पोएम एसोसिएटेड है एयर से, ईस्ट कॉकर ये पोएम एसोसिएटेड है अर्थ से, द ड्राई सैल्वेज ये पोएम एसोसिएटेड है वाटर से, लिटिल गिडिंग ये पोएम एसोसिएटेड है फायर से। तो याद रखिएगा कौन सी पोएम किस एलिमेंट से एसोसिएटेड है। तो 4 पोएम है, 4 पोएम में प्रत्येक पोएम में 5 सेक्शन है। बर्न नॉटन ये एक मेडिटेटिव पोएम है दैट बिगिंस विद द नरेटर ट्राइंग टू फोकस ऑन द प्रेजेंट मोमेंट व्हाइल वॉकिंग थ्रू अ गार्डन, फोकसिंग ऑन इमेज एंड साउंड्स सच एज द वर्ड रोजेस क्लाउड्स एंड एन एम्प्टी पूल। बर्न नॉटन एक मेडिटेटिव पोएम है जिसकी शुरुआत होती है नरेटर फोकस कर रहा है प्रेजेंट मोमेंट पर, जब वो गार्डन पर वॉक कर रहा है टहलते हुए, फोकस कर रहा है इमेज पर, साउंड पर, जैसे वर्ड पर, रोज पर, क्लाउड्स एंड एम्प्टी पूल पर। इसकी इंपॉर्टेंट लाइन देखिए, वर्ड्स विच स्टेन क्रैक एंड समटाइम्स ब्रेक अंडर द बर्डन ऑफ टाइम, अंडर द टेंशन स्लिप स्लाइड पेरिस डिके विथ इम्प्रिसिजन एंड विल नॉट स्टे इन प्लेस, विल नॉट स्टे स्टिल। द नरेटर कंक्लूड्स, जो नरेटर वो कंक्लूड करता है इस पोएम को, लव इज itself unmoving, only the cause and end of the moment, timeless and undesiring। ये बर्न नॉटन पोएम का कंक्लूडिंग लाइन है, याद रखिएगा। ईस्ट कॉकर सेकंड पोएम है 4 क्वार्टेट्स की। कंटिन्यू द एग्जामिनेशन ऑफ द टाइम एंड मीनिंग, फोकसिंग इन अ फेमस पैसेज ऑन द नेचर ऑफ लैंग्वेज एंड पोएट्री। T.S. Eliot offer a solution, I had to my soul be still and wait without hope। poem है द ड्राई सैल्वेज, treat the element of water where images of river and sea, it strive to contain opposites,
द पास्ट एंड फ्यूचर आर कॉन्कर्ड एंड रिकनसाइल्ड। फोर्थ पोएम है फोर कॉकेट्स की लिटिल गिडिंग। इसका मतलब होता है एलिमेंट ऑफ फायर इज द मोस्ट एंथोलॉजी ऑफ द क्वार्टेट्स। ही इमेजिन meeting Dante during the German bombing. The beginning of the cottage house are removed, destroyed, had become a violent everyday experiences. This creates an animation. The cottage end with the affirmation of Julian of Norwich. All shall be well and all manner of things shall be well. तो इस affirmation के साथ द कॉटेट्स की एंडिंग होती है ऑल शैल बी वेल एंड द ऑल मैनर ऑफ थिंग्स शैल बी वेल के साथ। द फोर कॉटेट्स ड्रॉ अपॉन क्रिश्चियन थियोलॉजी, आर्ट, सिंबलिज्म, लैंग्वेज ऑफ सच फिगर्स एज दांते एंड मिस्टिक सेंट जॉन ऑफ द क्रॉस एंड जूलियन ऑफ नॉर्विच। सुइनी एगोनिस्ट T.S. Eliot का वर्स ड्रामा है, फर्स्ट अटेम्प्ट एट द राइटिंग अ वर्स ड्रामा ऑल्दो ही वॉज अनेबल टू कंप्लीट द पीस। 1926-1927 में उन्होंने इसको अलग कर दिया था, पब्लिश किया था 2 सीन में, फ्रॉम दिस अटेम्प्ट एंड देन कलेक्टेड देम इन 1932। 1926-27 में इसको 2 सीन में अटेम्प्ट किया था, उसके बाद में ये कलेक्टेड रूप से आया था 1932 में इन अ स्मॉल बुक अंडर द टाइटल सुइनी अगोनिस्ट फ्रेगमेंट्स ऑफ द अरिस्टोफेनिक मेलोड्रामा। टाइटल के रूप में ये आया था 1932 में। The scenes are frequently performed together as a one-act play. The scenes are separately titled. पहले सीन का टाइटल था फ्रेगमेंट ऑफ अ प्रोलॉग और सेकंड सीन का टाइटल था फ्रेगमेंट ऑफ एन एगन। माजोरी लाइटफुट एसोसिएटेड द प्ले with the conventions of music hall comedy, and she notes that Eliot never wrote another play with the musical rhythm of Sweeney. Sweeney the title character only appears in the second scene. जो Sweeney का टाइटल करेक्टर है ये सेकंड सीन में अपीयर हुआ था। सेकंड सीन का नाम था फ्रेगमेंट ऑफ द एगन। T.S. Eliot had used the character of Sweeney in 4 poems prior to Sweeney Agonist. T.S. Eliot ने यूज़ किया है Sweeney करेक्टर को 4 और पोएम में। पहली पोएम है Sweeney Among the Nightingales 1918, मिस्टर Eliot's संडे मॉर्निंग सर्विस 1918, Sweeney Erect 1919 एंड द वेस्टलैंड 1922। T.S. Eliot used the name Doris in a collection of 3 poems published in 1924 Chapbook magazine. The poem in the collection were I That Last I Saw in Tears, The Wind Sprang Up at 4 o'clock, This is the Deadline. The third of the Doris Dream songs, This is the Deadline, This is the Cactus Lands, was later incorporated into T.S. Eliot poem The Hollow Man. The character of Doris also appeared in Sweeney Erect. मर्डर इन कैथेड्रल यह भी वर्स ड्रामा है, T.S. Eliot का 1935 में आया था। द प्ले पोर्ट्रेट द असैसिनेशन ऑफ आर्कबिशप थॉमस बैकेट, मतलब थॉमस बैकेट की हत्या का चित्र है इस प्ले में। इन द कैंटरबरी कैथेड्रल में ड्यूरिंग द रेन ऑफ हेनरी सेकेंड, हेनरी सेकेंड के शासनकाल के दौरान कैंटरबरी कैथेड्रल में जो हत्या की गई थी थॉमस बैकेट का, उसका ही चित्र दिखाया गया है मर्डर इन कैथेड्रल पोएम में, प्ले में। मर्डर इन कैथेड्रल प्ले में थॉमस बैकेट की हत्या का चित्र दिखाया गया है जो कि हेनरी सेकेंड के शासनकाल के समय में हुआ था 1170 में। तो ये की पॉइंट याद रखिएगा, हेनरी सेकेंड 1170। T.S. Eliot drew heavily on the writing of Edward Grimm, a clerk who was eyewitness to the event. और इस इवेंट के जो आई विटनेस थे वो थे एडवर्ड ग्रीम। तो एडवर्ड ग्रीम आई विटनेस थे जो कि क्लर्क थे। तो एडवर्ड ग्रीम का नाम याद रखिएगा। सम मटेरियल दैट द प्रोड्यूसर आस्क्ड T.S. Eliot टू रिमूव और रिप्लेस ड्यूरिंग द राइटिंग वॉज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द पोएम वर नॉट एन। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सम मटेरियल दैट द प्रोड्यूसर आस्क्ड Eliot टू रिमूव, कुछ मटेरियल था मर्डर इन कैथेड्रल का, उसको रिमूव कर दिया गया या तो उसको रिप्लेस कर दिया गया, और उसको रिप्लेस रिमूव करके उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया गया था पोएम वॉन नॉटन में। तो याद रखिएगा किस पोएम में ट्रांसफॉर्म कर दिया गया था जो मटेरियल था उसको, तो वॉन नॉटन में ट्रांसफॉर्म कर दिया गया था। मर्डर इन कैथेड्रल के कुछ पार्ट को रिमूव या उसको रिप्लेस करके।
तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, पूछा गया है कई बार पेपर में। T.S. Eliot criticized his own play in the second half of the lecture. Explicitly, the play Modern Cathedral, The Family Reunion, The Cocktail Party. The lecture was published as Poetry and Drama, and the later included T.S. Eliot 1957 collection of poetry and poets. The third tempter suggests a collision with the barons and a chance to resist the king. For us, जो थर्ड टेम्पटर है द मॉडर्न कैथेड्रल का, वो सजेस्ट करता है, कहता है कि फॉर अस चर्च फेवर वुड बी एन एडवांटेज, ब्लेसिंग ऑफ द पोप, पावरफुल प्रोटेक्शन इन द फाइट फॉर लिबर्टी, यू माई लॉर्ड इन बीइंग विद अस वुड फाइट अ गुड स्ट्रोक। फाइनली जो फोर्थ टेम्पटर है वो अर्ज करता है हिम टू सीक द ग्लोरी ऑफ द मार्टरडम। द फर्स्ट टेम्पटर ऑफर द प्रोस्पेक्ट ऑफ फिजिकल सेफ्टी, कहता है टेक अ फ्रेंड्स एडवाइस, लीव बिल अलोन, और योर गूज मे बी कुक्ड एंड ईटेन टू द बोन। द सेकेंड ऑफर पावर, रिच एंड फेम इन सर्वाइविंग द किंग, टू सेट डाउन द ग्रेट प्रोटेक्ट द पावर, beneath the throne of God can man do more। द रॉक जो कि पीजेंट प्ले है टी.एस. इलियट का, एंड म्यूजिक दिया गया है मार्टिन शॉ के द्वारा। फर्स्ट परफॉर्म हुआ है एट सैडलर्स वेल थिएटर में, लंदन में 28 मई 1934 में। टी.एस. इलियट डिस्क्लेम्ड फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द टेक्स्ट, सेइंग आई कैन नॉट कंसिडर माई सेल्फ द ऑथर ऑफ द प्ले बट ओनली ऑफ द वर्ड्स विच आर पेंटेड हेयर। टी.एस. इलियट है डिस्क्लेम करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, कहते हैं इस टेक्स्ट के लिए, कहते हैं कि आई कैन नॉट कंसिडर माई सेल्फ ऑथर ऑफ द प्ले, इस प्ले के ऑथर के रूप में कंसीडर नहीं किया जा सकता टी.एस. इलियट को, परंतु जो शब्द है जो प्रिंट हुए वो उनके है टी.एस. इलियट के, लेकिन इस प्ले के ऑथर के रूप में कंसीडर नहीं किया जा सकता है टी.एस. इलियट को। बाई टी.एस. इलियट अकाउंट द टेक्स्ट वॉज रिटेन इन कोलेबोरेशन विद डायरेक्टर ई. मार्टिन ब्राउनी एंड द आर. वेब ओडेल। द फैमिली रीयूनियन प्ले है टी.एस. इलियट का, लिखा गया है ब्लैंक वर्स में। ग्रीक ड्रामा, इसका जो एलिमेंट है वो ग्रीक ड्रामा से ही लिया गया है। 20th सेंचुरी डिटेक्टिव प्ले टू पोर्ट्रे द हीरोज जर्नी फ्रॉम गिल्ट टू रिडेम्पशन, और इसमें चित्र दिखाया गया है हीरो की जर्नी का गिल्ट से रिडेम्पशन की तरफ। द प्ले वॉज फर्स्ट परफॉर्म 21 मार्च 1939 एट द वेस्टमिनिस्टर थिएटर लंदन। द प्ले इज इन 2 एक्ट, 2 एक्ट का प्ले है। इसकी सेटिंग रखी गई है बीसवुड, तो याद रखिएगा द फैमिली रीयूनियन, इसकी सेटिंग रखी गई है बीसवुड में। एट द बिगिनिंग द फैमिली ऑफ एमी डॉजर लेडी मोन्चेंसनी आर असेंबलिंग फॉर हर बर्थडे पार्टी। जो फैमिली की एमी है, एमी की फैमिली है डॉजर लेडी, इनका बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा है। द प्ले इज पार्सली इन ब्लैंक वर्स एंड पार्सली इन प्रोज। Harry is pursued by the Humanites. Despite these Greek themes, Stephen Spender commented the whole play was about the hero's discovery of his religious vocation as a result of his sense of guilt। मतलब ग्रीक थीम के बावजूद स्टीफन स्पेंडर ने कमेंट किया है इस पूरे प्ले पर, कहा है कि अबाउट द हीरोज डिस्कवरी ऑफ हिज रिलीजियस वोकेशन एज अ रिजल्ट ऑफ हिज सेंस ऑफ गिल्ट। A contemporary review described Harry as an unresolved amalgam of Orest and Hamlet। कॉकटेल पार्टी, कॉकटेल पार्टी ये विवर्स ड्रामा है, 3 एक्ट का प्ले है टी.एस. इलियट के द्वारा, लिखा गया था 1948 में, परफॉर्म हुआ 1949 में एडिनबर्ग फेस्टिवल में, और ये पब्लिश हुआ 1950 में। It was the most popular T.S. Eliot 7 play in his lifetime। फोकस है ट्रेवल्ड मैरिड कपल पर यह केंद्रित है। The cocktail party was written while Eliot was a visiting scholar at the Institute for Advanced Study in Princeton, New Jersey। The play started out seeming to be a light satire on the traditional British drawing room comedy। The multiplay, ये जो multiplay है बेस्ड है यूरिपाइड्स प्ले एल्सेस्टिस पर। Edward Chamberlain's wife Lavinia had left him after 5 years of marriage।
just as they are about to host a cocktail party at their London home. एडवर्ड चैम्बरलेन की जो पत्नी है लाविनिया छोड़कर चली जाती है उनको शादी के 5 साल बाद ही। और अबाउट टू होस्ट, जब वो होस्ट कर रहे होते हैं अपने कॉकटेल पार्टी को लंदन में अपने घर पर, उस टाइम इनकी पत्नी इनको छोड़कर चली जाती हैं। इस प्ले के कैरेक्टर देख लीजिएगा। एडवर्ड चैम्बरलेन, लाविनिया चैम्बरलेन, सीलिया, पीटर क्विल्प, जूलिया, अलेजेंडर मैककॉलजी गिब्स, एन अनआइडेंटिफाइड गेस्ट, अ नर्स सेक्रेटरी। ये कैरेक्टर है इस प्ले की। कोटेशन देखिए इस प्ले की। एक्ट फर्स्ट में कोटेशन आई है, एलेक्स ने कहा है वॉच ओवर हर इन द डिजर्ट, वॉच ओवर हर इन द माउंटेन, वॉच ओवर हर इन द लिबरिंथ एंड वॉच ओवर हर बाय द क्विक सैंड। तो ये फैमिली रीयूनियन की कोटेशन है, याद रखिएगा। कॉकटेल पार्टी, कॉकटेल पार्टी की ये कोटेशन है, वॉच ओवर हर इन द डिजर्ट, वॉच ओवर हर इन द माउंटेन, वॉच ओवर हर इन द लेबिरिंथ एंड वॉच ओवर हर बाय द क्विक सैंड। ये कोटेशन कही है कॉकटेल पार्टी में जूलिया ने। प्रोटेक्ट हर फ्रॉम द वॉइस, प्रोटेक्ट हर फ्रॉम द विजन, प्रोटेक्ट हर इन द ट्यूमल्ट, प्रोटेक्ट हर इन द साइलेंस। सीलिया ने ये कोटेशन कही है कॉकटेल पार्टी में, एवरीवन अलोन और सो इट सीम्स टू मी, they make noises and think they are talking to each other, they make faces and think they understand each other। ये कोटेशन है कॉकटेल पार्टी की, याद कर लीजिएगा। द कॉन्फिडेंशियल क्लर्क, ये भी एक कॉमिक वर्स प्ले है टी.एस. इलियट का। सर क्लाउडी मलहैमर एक वेल्थी एंटरप्रेन्योर होते हैं, डिसाइड टू स्मगल हिज इलेजिमेट सन कॉल्बी, इनका एक इलेजिमेट सन होता है कॉल्बी, इनटू द हाउस होल्ड बाय employing him as his confidential clerk. He hoped that his eccentric wife, Lady Elizabeth Malhammer, will take a liking to the boy and allow him to live as her adopted son. She in fact becomes convinced that Colby is actually her own son. लुकास्टा एंजल वॉन्ट्स टू मैरी बी कैगन। मतलब इसमें जो मेन कैरेक्टर है याद रखिएगा, सर क्लाउडी मलहैमर है, इनका इलेजिमेट सन है कॉलबाई, इनकी वाइफ है क्लाउडी मलहैमर की लेडी एलिजाबेथ मलहैमर। बाद में इनकी वाइफ को पता चलता है कि कॉल्बी को उनका खुद का ही सन है। तो ये मेन कैरेक्टर है, ये याद रखिएगा, कॉन्फिडेंशियल क्लर्क के हैं। द कॉन्फिडेंशियल क्लर्क of the title refer both Colby in his new job and Egerton Sir Cloudy old clerk। जो कॉन्फिडेंशियल क्लर्क है, ये जो टाइटल है ये रिफ़र कर रहा है दो लोग को, एक कॉलबाई को, कॉलबाई की उनकी न्यू जॉब को रिफ़र कर रहा है, और एगर्सन जो कि सर क्लाउडी के ओल्ड क्लर्क है। तो इन दो लोग को रिफ़र कर रहा है टाइटल कॉन्फिडेंशियल क्लर्क। जो करेक्टर भी याद रखेगा कि कॉन्फिडेंशियल क्लर्क ये करेक्टर भी है कॉलबाई एगर्सन। द प्ले वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड एज अ बुक बाय फेवर एंड फेवर, लंदन इन 1954। द एल्डर स्टेट्समैन, ये भी प्ले है, वर्ष में लिखा गया है, टी.एस. एलियट के द्वारा, परफॉर्म हुआ 1958 में, पब्लिश हुआ 1959 में। When the play opens, the setting is that of Lord Cleverton drawing room. Lord Cleverton is a man of distinction. In the play first production at the 1958 Edinburgh Festival, this character bore a strong visual resemblance to the then Premier Harold Macmillan. As the play opens, we see Cleverton's daughter Monica bantering with her beau Charles Hamilton. Cleverton and Monica's first impression is that Gomez and Mrs. Cargill have returned to claim money from the wealthy Cleverton. माइकल क्लेवर्टन का सन होता है, करेक्टर देखिएगा इसके। फ्रेड कल्बरवेल इसी का नाम है, सीनियर गोमेज, अ फिगर फ्रॉम क्लेवर्टन्स पास्ट हु विटनेस a reckless act in their youth. मैसी बैटरसन या इसी का नाम है मिसेस कारगिल, अ फॉर्मर कोरस गर्ल।
चार्ल्स हैमिंगटन, मोनिका का फियांस। मोनिका का मंगेतर होता है चार्ल्स हैमिंगटन। तो ये करेक्ट है, याद रखिएगा। टी.एस. इलियट अ फेवर फॉर फीस्टर, ये पोएम है, लिखी गई थी एक स्कूल एक्सरसाइज 1905 में, जब ये स्मिथ एकेडमी में थे। टी.एस. इलियट अर्न अ बैचलर ऑफ डिग्री फ्रॉम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी 1909। टी.एस. इलियट अर्न अ मास्टर ऑफ डिग्री हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। तो बीए और एमए की डिग्री इनको हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से मिली है। टी.एस. इलियट अवार्डेड अ स्कॉलरशिप टू अटेंड मर्टन कॉलेज ऑक्सफोर्ड 1914। तो टी.एस. इलियट ने स्कॉलरशिप जीती थी मर्टन कॉलेज ऑक्सफोर्ड 1914 में। टी.एस. इलियट डाइड एम्फीसेमा अपने घर केंसिंगटन में 1965 में। टी.एस. इलियट राइट अ शॉर्ट स्टोरी टाइटल अ टेल ऑफ द व्हेल 1905 while he was a student at Smith Academy. It was one of the 3 short stories he published that year, along with the Words of the Prey and The Man Who Was King. T.S. Eliot poem The Boston Evening Transcript depicts the readers of the newspaper as swaying in the wind like a field of ripe corn. Rhapsody on a Windy Night, T.S. Eliot का वर्क है। इसकी इंपॉर्टेंट लाइन देखिए, रैप्सोडी ऑन अ विंडी नाइट की इंपॉर्टेंट लाइन। द स्टील लैम्प स्पुटर्ड, द स्टील लैम्प मटर्ड, द स्टील लैम्प सेड रिगार्ड दैट वुमेन। आगे ये टी.एस. इलियट के साथ प्ले है। 1933 के लेक्चर में टी.एस. इलियट ने कहा है कि एवरी पोएट वुड लाइक आई फैंसी टू बी एबल टू थिंक दैट ही हैड सम डायरेक्ट सोशल यूटिलिटी। पेजेंट प्ले लिखा है टी.एस. इलियट ने, जिसका नाम था द रॉक। टी.एस. इलियट एक्सप्लेन करते हैं, इफ आई सेट आउट टू राइट अ प्ले आई स्टार्ट बाई एन एक्ट ऑफ चॉइस आई सेटल अपॉन अ पर्टिकुलर इमोशनल सिचुएशन आउट ऑफ द विच कैरेक्टर्स एंड अ प्लॉट विल इमर्ज। क्रिटिक विलियम इम्सन्स कहते हैं, आई डोंट नो फॉर सर्टेन हाउ मच ऑफ माई ओन माइंड इन्वेंटेड, लेट अलोन हाउ मच ऑफ इट इज a reaction against him or indeed a consequences of misreading him. He is a very penetrating influence, perhaps not unlike the east wind. इनका क्रिटिकल एसे है ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट। टी.एस. इलियट आर्ग्यू करते हैं इस एसे में, कहते हैं कि आर्ट मस्ट बी अंडरस्टूड नॉट इन अ वैक्यूम बट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रीवियस पीस ऑफ आर्ट in a peculiar sense. An artist or poet must inevitably be judged by the standards of the past. टी.एस. इलियट का ऐसे है हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम। इसी ऐसे में टी.एस. इलियट ने कॉइन किया था ऑब्जेक्टिव को रिलेटिव को, विच posits a connection among the words of the text and events, state of mind and the experiences. Or in essays such as poetry and drama, Hamlet and his problems, possibility of a poetic drama, focus on the aesthetics of writing drama in verse. तो याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव को रिलेटेड टर्म को कॉइन किया था हैमलेट एंड इज प्रॉब्लम एसे में, और इनके एसे के नेम याद रखिएगा, पोएट्री एंड ड्रामा, हैमलेट एंड इज प्रॉब्लम, पॉसिबिलिटी ऑफ द पोएटिक ड्रामा, जो कि फोकस है एंथेस्टिक्स पर, राइटिंग ड्रामा इन वर्स में। टी.एस. इलियट के अर्ली पोएम के नाम है द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रोक, पोर्ट्रेट ऑफ द लेडी, ला फिग्लिया की पियानजी, प्रील्यूड्स, रैप्सोडी ऑन अ विंडी नाइट, इनकी अर्ली पोएम है। जोरानसन पोएम में टी.एस. इलियट लिखते हैं, इन द वॉइस ऑफ द पोएम्स इडरली नरेटर, नरेटर की पोएम है। तो इस पोएम के नरेटर कहते हैं कि द ज्यू स्क्वाड्स ऑन द विंडो सिल, द ओनर ऑफ माई बिल्डिंग स्पॉन्ड इन सम स्टेमिनेट ऑफ आंट वर्क। तो जोरानसन पोएम के नरेटर कहते हैं इस बात को। ऑर्डर मेरिट मिला था 1948 में, नोबेल प्राइज़ भी 1948 में मिला है, 1950 में टोनी अवार्ड मिला है, द कॉकटेल पार्टी के लिए 1983 में टोनी अवार्ड मिला है, फॉर बेस्ट बुक ऑफ द म्यूजिकल फॉर हिज पोएम्स यूज्ड इन द म्यूजिकल कैट्स। 1983 में टोनी अवार्ड मिला है फॉर द बेस्ट ओरिजिनल स्कोर के लिए।
इनकी पोइट्री कलेक्शन है, पोइट्री है प्रूफ्रॉग एंड अदर ऑब्जर्वेशन 1917 में आई थी। द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉग, पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, प्रिल्यूड्स, रैप्सोडी ऑन अ विंडी नाइट, पोएम्स 1920 में आई। जिरोनसन पोएम आई है द वेस्टलैंड 1922, द हेलोमैन 1925, एरियल पोएम की सीरीज आई है 1927 से 1954 के बीच। जर्नी ऑफ द मैगी पोएम आई 1927 में। सॉन्ग ऑफ सिमोन 1928 में आई है। मैकाविटी, द मिस्ट्री कैट, एस वेडनेसडे 1930, कोरिलन 1931, ओल्ड पोसम बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट्स 1939, मार्चिंग सॉन्ग ऑफ द पोलिकल डॉग्स एंड बिली एम कॉ, द रिमार्केबल पैरेट 1939, इन द क्वींस बुक ऑफ द रेड क्रॉस, फोर कॉकेट्स 1945। इस पोएम के नाम याद रखिएगा कि ये पोएम टी.एस. इलियट की है। नॉन फिक्शन वर्क में देखिए क्रिश्चियनिटी एंड कल्चर 1939-1948, द सेकेंड ऑर्डर माइंड 1920, ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट 1920, द सेक्रेटेड वुड, एसे ऑन द पोएट्री एंड क्रिटिसिज्म 1920, हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम, होमेज टू जॉन ड्राइडन 1924, शेक्सपियर एंड द स्टोइसिज्म ऑफ सिनेका 1928, फॉर लैंसलॉट एंड ड्यूज 1928, दांते 1929, सेलेक्टेड एसेस 1917-1932। तो नॉन फिक्शन वर्क है टी.एस. इलियट के, नाम याद रखिएगा। पॉस्थुमस पब्लिकेशन देखिए टू क्रिटिसाइज द क्रिटिक 1965, पोएम्स रिटन इन अर्ली यूथ 1967, द वेस्टलैंड फैक्सिमिली एडिशन 1974, इन्वेंशंस ऑफ द मार्च हेयर, पोएम्स 1909-1917। द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉग, फर्स्ट पब्लिश्ड पोएम है टी.एस. इलियट की। इस पोएम में टी.एस. इलियट ने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का यूज़ किया है। इस पोएम की शुरुआत होती है 1910 में और इस पोएम को सबसे पहले पब्लिश कराया गया था 1915 में इशू ऑफ पोएट्री अ मैगजीन ऑफ वर्स में। बाद में इसको प्रिंट करवाया गया था 12 पोएम चैप बुक इन टाइटल प्रूफ्रॉग एंड अदर ऑब्जर्वेशन 1917 में। तो प्रूफ्रॉग एंड अदर ऑब्जर्वेशन ये 12 पोएम का कलेक्शन है। The poem structure was heavily influenced by T.S. Eliot, extensive reading on Dante Alighieri, and makes several references to the Bible and other literary works, including William Shakespeare play, Henry IV, Part II, Twelfth Night, Hamlet and the poetry of the 17th century metaphysical poet Andrew Marvell। तो ये इस पोएम का स्ट्रक्चर है बहुत ही ज़्यादा प्रभावित किया है दांते अलिघिरी की रीडिंग से। विलियम शेक्सपियर के प्ले हैं, हेनरी IV, ट्वेल्थ नाइट, हैमलेट और एंड्रू मार्वेल की वर्क से बहुत ज़्यादा प्रभावित है पोएम का स्ट्रक्चर। द पोएम डिस्क्राइब एज अ ड्रामा ऑफ लिटरेरी एंग्वेज, और ये पोएम डिस्क्राइब करती है ड्रामा ऑफ लिटरेरी एंग्वेज के रूप में, और ये एक ड्रामेटिक इंटीरियर मोनोलॉग है। इन हिज अर्ली ड्राफ्ट टी.एस. इलियट गेव द पोएम द सब टाइटल प्रूफ्रॉग अमंग द वुमेन। टी.एस. इलियट ने इस पोएम के ड्राफ्ट में जो टाइटल दिया था वो टाइटल था प्रूफ्रॉग अमंग द वुमेन। टी.एस. इलियट कॉल्ड द पोएम अ लव सॉन्ग। टी.एस. इलियट इस पोएम को लव सॉन्ग बुलाते हैं इन रेफरेंस टू रुडयार्ड किपलिंग्स पोएम द लव सॉन्ग ऑफ हर दयाल, फर्स्ट पब्लिश इन किपलिंग्स कलेक्शन प्लेन टेल्स फ्रॉम द हिल्स 1888। पोर्ट्रेट ऑफ द लेडी टी.एस. इलियट की पोएम है, पब्लिश हुई 1915 में इन आदर्स मैगजीन ऑफ द न्यूवर्स में। इसको पब्लिश करवाया गया था 1916 में आदर्स एंड एंथोलॉजी ऑफ द न्यूवर्स में। 1917 में इसको पब्लिश करवाया गया था द न्यू पोएट्री एंड एंथोलॉजी में विदाउट एपिग्राफ। फाइनली 1917 में ये पब्लिश हुई थी प्रूफ्रॉग एंड अदर ऑब्जर्वेशन में। द पोएम टाइटल इज वाइडली सीन टू बी ड्राइव्ड फ्रॉम द नॉवल ऑफ द सेम नेम ऑफ हेनरी जेम्स। हेनरी जेम्स का नॉवल था, उसका भी नॉवल सेम था, पोर्ट्रेट ऑफ द लेडी नॉवल का नाम भी था जो कि हेनरी जेम्स ने लिखा है। इसी नॉवल से ये पोएम का टाइटल लिया गया है। द पोएम एपिग्राफ इज फेमस कोटेशन फ्रॉम द क्रिस्टोफर मार्लो प्ले द जियो ऑफ माल्टा। इस पोएम का जो एपिग्राफ है वो लिया गया है मार्लो का प्ले जियो ऑफ माल्टा से, जिसकी लाइन है दाउ हैज कमिटेड फॉर्निकेशन बट दैट वाज इन अनोदर कंट्री एंड बिसाइड्स द बेंच इज डेड। द पोएम इज वन ऑफ द टू मेन बोस्टन पोएम्स रिटन बाय इलियट एंड द अदर बीइंग द लव सॉन्ग ऑफ द जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉग। इट्स शो अपर क्लास सोसाइटी, और ये पोएम शो करती है अपर क्लास सोसाइटी को। T.S. Eliot poem Portrait of the Lady demonstrate a strong influence from the French symbolist poet Jules Lafargue। जिरोनसन पोएम है टी.एस. इलियट की 1920 में पब्लिश हुई है आराबोस ब्रेक में।
इसका टाइटल ग्रीक है, ग्रीक में इसका मतलब होता है लिटिल ओल्ड मैन। द पोएम इज अ ड्रामेटिक मोनोलॉग। टी.एस. इलियट कंसीडर इंक्लूडिंग द पोएम एज अ प्रीफेस टू द वेस्टलैंड। टी.एस. इलियट कंसीडर कर रहे थे इस पोएम को द वेस्टलैंड का प्रीफेस बनाने का, लेकिन बाद में इजरा पॉन्ड ने रोक दिया। Johnson discusses themes of the religion, sexuality, and the other general topics of the modernist poetry. During that time, T.S. Eliot working at Lloyd's Bank and editing The Egoist. Johnson's open with an epigraph. Shakespeare's play measure for measure. जॉनसन पोएम का जो एपिग्राफ है वो एपिग्राफ लिया गया है विलियम शेक्सपियर का प्ले है मीजर फॉर मीजर। इस प्ले से जॉनसन पोएम का एपिग्राफ लिया गया है, जिसकी लाइन है दाउ हैज नॉर यूथ नॉर एज बट एज इट वर एंड आफ्टर डिनर स्लीप ड्रीमिंग ऑफ बोथ। द पोएम इट सेल्फ इज अ ड्रामेटिक मोनोलॉग। ये पोएम ड्रामेटिक मोनोलॉग है। इन द ओपिनियन ऑफ एंथनी डेविड मूडी presents the same sexual themes that fish prufrock, only this time they meet with the body of an older man. The poem is a monologue in free verse describing his household. It concludes with the line, इस पोएम की कंक्लूडिंग लाइन है tenants of the house thought of a dry plain brain in the dry season। तो जॉनसन पोएम की कंक्लूडिंग लाइन है, याद रखिएगा। tenants of the house thoughts of a dry brain in a dry season. You cannot suggest that these tenants are the boys of the Westland. Line number 57-58 where he say, वह कहते हैं I have lost my passion, why should I need to keep it since what is kept must be adulterated. लाइन नंबर 59 और 60 में स्पीकर एक्सप्लेन करते हैं that he has lost his physical sense due to his age. I have lost my sight, smell, hearing, taste, touch. How should I use them for your closer contact? T.S. Eliot स्कॉलर ग्रोवर स्मिथ कहते हैं इस पोएम को if any notion remained that in the poems of 1919 Eliot was sentimentally contrasting a replacement past with a dismal present, Johnson should have helped to dispel it. Bernard Bergonzi writes that T.S. Eliot's most considerable poem of the period between 1915-1919 is Johnson. Kirk believes that to me the blank verse of the Johnson is T.S. Eliot's most moving poetry, but he never tried this virile mode later. In the voice of the poem's eternal narrator, the poem contains the line. इस पोएम का नरेटर है, कंटेंस करते हैं इस लाइन को and the Jew squat on the window sill, the honor of the my building, spawned in some estimate of Antwerp. Whispers of Immortality पोएम है T.S. Eliot की और ये लिखी गई थी 1915-1918 के बीच में। It is one of the Cotton's poem, mode of that Eliot that adopted from the mid-19th century French poet Théophile Gautier. इस पोएम का टाइटल है पैरोडी है विलियम वर्ड्सवर्थ की टाइटल है जिसका इंटीमेशन ऑफ इमोर्टेलिटी, वहीं से इसका टाइटल लिया गया है। ये पोएम है 2 सेक्शन में लिखी गई है। ईच कंटेन्स 4 स्टैंजास, ईच स्टैंजा कंटेन 4 लाइन। प्रत्येक स्टैंजा 4 लाइन का स्टैंजा है और 4 स्टैंजास की ये पोएम है। द वेस्टलैंड T.S. इलियट के द्वारा लिखी गई है 1922 में, 434 लाइन की पोएम है। फर्स्ट अपीयर हुई थी यूनाइटेड किंगडम में अक्टूबर में T.S. इलियट की मैगजीन द क्राइटेरियन में। उसके बाद में यूनाइटेड स्टेट्स में ये आई थी द डायल मैगजीन में। मतलब यूनाइटेड स्टेट्स में जब ये पब्लिश हुई थी तो मैगजीन का नाम था द डायल, और यूनाइटेड किंगडम में पब्लिश हुई थी तो मैगजीन का नाम था द क्राइटेरियन। इसका ये फेमस फ्रेज है, इट एम्प्लॉय मैनी अलूजन टू द वेस्टर्न कैनन।
Sorry for disturbance. It employ many allusion to the western canon. इस पोएम में द वेस्टलैंड में बहुत सारे एलूजन हैं, जैसे ओविड की मेटामॉर्फोसिस है, द लेजेंड ऑफ द फिशर किंग है, दांते की डिवाइन कॉमेडी है, चौसा की कैंटरबरी टेल्स है, इवन अ कैंटरबरी पॉपुलर सॉन्ग दैट शेक्सपियर रैग। ये कुछ एलूजन है द वेस्टलैंड में। द पोएम इज डिवाइडेड इनटू 5 सेक्शन। 5 सेक्शन की पोएम है। पहले सेक्शन का नाम है बरियल ऑफ द डेड, जिसकी थीम है डिसइल्यूजनमेंट ऑफ एंड डिस्पेयर। सेकंड सेक्शन है गेम ऑफ चेस, employ alternating narration in which vignettes of the several characters display the fundamental emptiness of their lives. The fire sermon, third section है। फोर्थ सेक्शन है डेथ बाय वाटर, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ अ ड्राउंड मर्चेंट। फिफ्थ सेक्शन है व्हाट द थंडर सेड, इज अ कल्मिनेशन ऑफ द पोएम्स प्रीवियसली exposited themes explored through a description of the desert's journey. F.L. Lucas wrote a particularly negative review in the New Statesman, stating that T.S. Eliot has shown that he can at moment write real blank verse, but that is all. The Guardian published a review calling it best paper. Guardian ने published किया है रिव्यू, उसमें कहा है बेस्ट पेपर वेस्टलैंड को। द लंदन मर्करी इन्होंने कंसिडर किया है इनकम्प्रेहेंसिबली। तो द लंदन मर्करी ये कंसीडर करते हैं द वेस्टलैंड पोएम को इनकम्प्रेहेंसिबली। विलियम कैलस विलियम्स ये कंसीडर करते हैं इट टू हैव हैड अ नेगेटिव इन्फ्लुएंस ऑन अमेरिकन लिटरेचर, राइटिंग दैट इट सेट हिम बैक 20 years. गिलबर्ट सेल्ट्स who first published the poem in the US, जिन्होंने फर्स्ट पब्लिश की थी इस पोएम द वेस्टलैंड पोएम को यूएस में। कॉनराड एकन जो डिस्क्राइब करते हैं इसको इन 1923 रिव्यू में वन ऑफ द मोस्ट मूविंग ओरिजिनल पोएम्स ऑफ अवर टाइम। आई रिचार्ड इन्होंने प्रशंसा की है वेस्टलैंड की 1926 में अपने बुक प्रिंसिपल्स ऑफ द लिटरेरी क्रिटिसिज्म में। इनकी बुक का नाम है, आई रिचार्ड की बुक का नाम भी याद रखेगा, प्रिंसिपल ऑफ द लिटरेरी क्रिटिसिज्म। इसी में द वेस्टलैंड पोएम की प्रशंसा की है और डिस्क्राइब किया है इमेजिनरी टेक्निक्स को एज अ म्यूजिक ऑफ आइडियाज के रूप में। T.S. Eliot originally considered entitled the poem He Do the Police in Different Voice। द वेस्टलैंड पोएम का जो ओरिजिनल टाइटल था वो टाइटल था He Do the Police in Different Voice। In the original manuscript, the first two sections of the poem appear under this title. This phrase is taken from the Charles Dickens novel Our Mutual Friend। और जो ये टाइटल है, टाइटल लिया गया था चार्ल्स डिकेंस का नॉवल आवर म्यूचुअल फ्रेंड्स से, जिसमें बेटी हिगडेंस कहती है अपने अडॉप्टेड फाउंडलिंग सन स्लोबी से, कहती है यू माइट नॉट थिंक इट बट स्लोबी इज अ ब्यूटीफुल रीडर ऑफ अ न्यूज़ पेपर ही डू द पुलिस इन डिफरेंट वॉइस। यहीं से ये टाइटल लिया गया है। In his first note to the poem, he attributed the title to the J.C. Western book on the Grail legend from the ritual to romance। और जो इसका फर्स्ट नोट है इस पोएम का वो एट्रीब्यूट है जिसको इस टाइटल का श्रेय जाता है जेसी वेस्टर्न की बुक रिचुअल टू रोमांस को। द पोएम इज प्रिसीडेड बाय लैटिन एंड एंशियंट ग्रीक एपिग्राफ विदाउट ट्रांसलेशन फ्रॉम चैप्टर 48 ऑफ द सटायरिकन ऑफ पेट्रोनियस। तो ये एपिग्राफ, इस पोएम का एपिग्राफ लिया गया है सटायरिकन ऑफ पेट्रोनियस से, और बाकी और इसका एपिग्राफ लिया गया है जोसेफ कॉनरैड की हार्ट ऑफ डार्कनेस से। तो ये दो नाम याद रखिएगा, जोसेफ कॉनरैड की हार्ट ऑफ डार्कनेस से एपिग्राफ लिया गया है और सटायरिकन ऑफ पेट्रोनियस से। द वेस्टलैंड ये पोएम समर्पित है इजरा पाउंड को। T.S. Eliot quote both cantos of Dante, Purgatorio और पॉइंट इजरा पॉन्ड की द स्पिरिट ऑफ रोमांस 1910, विच कंटेन्स अ चैप्टर विद द टाइटल इल मिग्लायरो फेब्रो। पहला सेक्शन है बरियल ऑफ द डेड। द सेक्शन टाइटल कम्स फ्रॉम द
Anglican burial service in the Book of Common Prayer. It opens with the description of spring. Quotations from the operatic love story Dresden and Isolde book in a memory of the हाइसिंथ गर्ल। तो हाइसिंथ गर्ल की स्टोरी मिलती है बरियल ऑफ द डेड में। द सीन ऑफ देन मूव्स टू द फॉर्चून टेलर मैडम सोसोस्टिस हु इज डिस्क्राइब इन आयरोनिकली डाउन टू अर्थ टर्म्स एंड द टैरेट कार्ड्स। तो फॉर्चून टेलर मैडम सोसोस्टिस इनका रेफरेंस में मिलता है फर्स्ट सेक्शन में। The final part of the Burial of the Dead is a description of London as Dante Hill. Burial of the Dead एक डिस्क्रिप्शन है लंदन का, एक दांते के हिल के रूप में। लंदन को दिखाया गया है दांते के हिल के रूप में। दूसरा सेक्शन है अ गेम ऑफ चेस। इसमें जो की पॉइंट है वो याद रखिएगा। इसका जो इस टाइटल का रेफरेंस है वो लिया गया है वुमेन बिवेयर वुमेन से। जो फर्स्ट सीन है वो डिस्क्राइब कर रहा है एक डेकोरेटेड रूम को, रिकॉलिंग क्लासिकल लवर्स जैसे मार्क एंटोनी, क्लेयोपेट्रा, डीडो एंड एनेस। तो मार्क एंटोनी, क्लेयोपेट्रा, डीडो एंड एनेस का रेफरेंस किस सेक्शन में मिलता है? तो गेम ऑफ चेस में मिलता है। द नरेटिव मूव्स टू द मोर डिस्टर्बिंग रेफरेंसेस सच एज फिलोमेला हु वाज रेप्ड एंड टर्न्ड इनटू अ नाइटिंगेल। फिलोमेला का रेफरेंस गेम ऑफ चेस में मिलता है। फिलोमेला के साथ रेप हो जाता है, बाद में ये नाइटिंगेल में कन्वर्ट हो जाती हैं। सेकेंड पार्ट ऑफ द सेक्शन इज सेट इज एन ईस्ट इंड पब एंड फीचर्स अ कन्वर्सेशन बिटवीन वर्किंग क्लास एंड कॉकनी वुमेन। थर्ड सेक्शन है फायर सरमन। इसका रेफरेंस लिया गया है एडमंड स्पेंसर की पोएम प्रोथैल्मियन से, which describe an elegant aristocratic summer bathing by the river Thames. The beautiful nymph of the past have been replaced by prostitute and the washing of their feet in soda water. इसमें ब्यूटीफुल निम्फ है, पास्ट की जो अप्सराएं हैं उसको रिप्लेस किया गया है आज की प्रोस्टिट्यूट के साथ में, जो कि अपने पैरों को सोडा वाटर से धुल रही हैं। Contrasted with the washing of the feet performed by the core boys in some telling of the Fisher King legend. इसमें रेफरेंस मिलता है यूजिनाइट्स का यंग मैन कार्बनकुलर। तो रेफरेंस किस किस चीज़ का मिल रहा है, किस सेक्शन में, यह रखिएगा। इस सेक्शन में रेफरेंस मिल रहा है मिस्टर यूजिनाइट्स का और यंग मैन कार्बनकुलर का। कार्बनकुलर और यूजिनाइट्स का रेफरेंस मिल रहा है। दे आर ऑब्जर्व बाय द फिगर ऑफ टायरेसिस। टायरेसिस का रेफरेंस भी इसी सेक्शन में मिल रहा है। करेक्टर टेकन फ्रॉम द क्लासिकल मिथ हु लिव्ड एज अ वुमेन फॉर 7 ईयर, जो 7 साल तक एक महिला के रूप में रहा है, बाद में ब्लाइंड हो गया, अंधा हो गया है। गिवन द गिफ्ट ऑफ द प्रोफेसी, और उसे प्रोफेसी का गिफ्ट दिया गया है। द सेक्शन एंड्स ऑन अ पॉसिबली होपफुल नोट टू द words of the Saint Augustine and the Buddha. It is only this point that the reason for the section title is clear, the fire sermon being a teaching delivered by the Buddha. Fourth section है डेथ बाई वाटर, शॉर्टेस्ट सेक्शन है। इसमें रेफरेंस मिलता है ड्राइंग ऑफ फोनिसियन का, सेलर फिलेबस का। फिफ्थ सेक्शन है व्हाट द थंडर सेड। इसमें रेफरेंस है डेथ एंड रिसरेक्शन ऑफ जीसस का। इस पोएम की एंडिंग होती है शांति 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 के साथ। कल्चरल एंड द एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडीज सच एज जेम्स फ्रेजर, गोल्डन बफ एंड जेसी वेस्टन फ्रॉम द रिचुअल टू रोमांस। मतलब जेम्स फ्रेजर की गोल्डन बफ और जेसी वेस्टन की पोएम रिचुअल टू रोमांस की स्टडी करने के बाद द वेस्टलैंड को लिखा गया है। द बरियर ऑफ द डेड कंटेन्स द कैरेक्टर Mary, who is based on the Mary Larridge, and the Hyacinth girl represent Himley Hill. जो Hyacinth girl है रिप्रेजेंट कर रही हैं हिमली हिल। हिमली हिल वही महिला है जिसके साथ इनका अफेयर चला था। A game of chess features a representation of a Bibeni. हेलोमैन पोएम 1925 में आई थी, कनेक्टेड है
पोस्ट वर्ल्ड वॉर फर्स्ट यूरोप अंडर द ट्रीटी ऑफ वर्सेलेस के साथ। हिज फेलिंग मैरिज विथ विवेनी हेवुड इलियट। इट वॉज पब्लिश 2 years बिफोर इलियट कन्वर्टेड टू द एंग्लिकनिज्म। और 2 साल पहले, 2 साल बाद इन्होंने टी.एस. इलियट ने कन्वर्ट किया था अपने धर्म को। टी.एस. इलियट रोड द he produced the title The Hello Man, combining the title of the romance The Hello Land by William Morris and with the poem The Broken Man by Rudyard Kipling। The Hello Man टाइटल कंबाइनिंग टाइटल है। द हेलो नाम है वो लिया गया है द हेलो लैंड से, जो कि लिखा है विलियम मॉरिस ने, और मैन ब्रोकन मैन से लिया गया है, जो लिखा है रुडयार्ड किपलिंग ने। टू एपिग्राफ टू द पोएम मिस्टर कुड्स। इस पोएम में 2 एपिग्राफ है, एक मिस्टर कुड्स का ही डेड एंड दूसरा है अ पेनी फॉर द ओल्ड गाई। अलूजन है टू द कॉनराड्स कैरेक्टर एंड टू गाई फ्लॉक। और ये सारा कर रहा है, संकेत कर रहा है कॉनराड के कैरेक्टर की तरफ और गाई फ्लॉक्स की तरफ। फाइनल स्टेंजा है इस पोएम का। दिस द वे द वर्ल्ड इंड्स, दिस द वे द वर्ल्ड इंड्स, दिस द वे द वर्ल्ड इंड्स, नॉट विद द बैंग बट अ विम्पर। टी.एस. इलियट की एरियल पोएम है, फेवर एंड फेवर सीरीज है। 1925 में इलियट बिकेम अ पोएट्री एडिटर एट द लंदन पब्लिशिंग फर्म ऑफ फेवर एंड गेवर। फर्स्ट ओपन दैट इलियट रोट द जर्नी ऑफ द मैगी वॉर रिलीज्ड एट द 8th इन द सीरीज इन द अगस्त 1927। एरियल पोएम की ये सीरीज है 1927 से 1954 में। जर्नी ऑफ मैगी, सॉन्ग ऑफ सिमोन, एनिमुला, मैरियाना, ट्रिम्फल, मार्च, कल्टिवेशन, क्रिसमिट्री, मैकाविटी एंड मिस्टी कैट। जर्नी ऑफ मैगी 43 लाइन की पोएम है, 1927 में लिखी गई है टी.एस. इलियट के द्वारा। द पोएम जर्नी ऑफ मैगी वॉज लेटर पब्लिश्ड इन बोथ एडिशन ऑफ द इलियट्स कलेक्टेड पोएम 1936-1963। द विंड आर नरेटेड इन द फर्स्ट पर्सन बाई एन आई विटनेस विद द एक्सपीरियंस ऑफ द टेल। द पोएम रिकॉल अर्नोल्ड डॉवरविच। ये पोएम रिकॉल कर रही है अर्नोल्ड की डॉवरविच को। द सॉन्ग ऑफ सिमोन 37 लाइन की पोएम है, टी.एस. इलियट के द्वारा लिखी गई है। 1927 में टी.एस. इलियट ने कन्वर्ट किया था अपने धर्म को एंग्लो कैथोलिज्म में। सॉन्ग ऑफ सिमोन 37 लाइन की पोएम है, फ्री वर्स में लिखी गई है। टी.एस. इलियट ने कुछ राइमिंग यूज़ किया इस पोएम में। मैकाविटी एंड मिस्टी कैट, इसको कहा जाता है द हिडन पॉ। एक फिक्शनल कैरेक्टर है, मेन एंटागोनिस्ट है ऑफ टी.एस. इलियट्स 1939 पोएट्री बुक ओल्ड पॉसम बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट्स का। मैकाविटी इज अ कनिंग क्रिमिनल एंड अ कॉन आर्टिस्ट। तो याद रखिएगा मैकाविटी मिस्टी कैट को द हिडन पॉ के नाम से भी जानते हैं। एज वेडनेसडे 1927 में ये पोएम लिखी गई थी, 1930 में ये पब्लिश हुई थी। जब 1927 में इन्होंने धर्म परिवर्तन किया था, इसलिए इस पोएम को कहा जाता है कन्वर्जन पोएम। एज वेडनेसडे विद द बेस ऑफ दांते पैकेटोरियो। एडविन मोर maintained that As Wednesday is the one of the most moving poems Eliot had written and perhaps the most perfect. The poem title comes from the Western Christian fast day that marks the beginning of the Lent, 40 days before Easter. Dante Gabriel translate it under the title Balata, written in exile at Sarjana, and rendered the first line as because I don't hope to return. The idea of the exile is thus also introduced. तो आइडिया ऑफ एग्जाइल का भी इसमें इंट्रोड्यूस करवाया गया है। सैल्यूटेशन नाउ पार्ट सेकेंड ऑफ एज वेडनेसडे। इस टाइम एज वेडनेसडे का पार्ट सेकेंड है सैल्यूटेशन। पब्लिश हुई 1927 में इन सैटरडे रिव्यू ऑफ द लिटरेचर में। इट वॉज आल्सो पब्लिश्ड 1928 क्राइटेरियन मैगजीन। सॉम डी लेस्कैलिना, ये पार्ट सेकेंड है। एज वेडनेसडे पोएम का पार्ट सेकेंड है सॉम डी लेस्कैलिना। पब्लिश हुआ है ऑटम में 1929 में। When first published the poem bore the dedication to my wife, referring to T.S. Eliot's first wife Beverly Heywood Eliot. Vladimir Nabokov parodies as Wednesday in his novel Lolita. Old Possum Book of Practical Cats 1939 में आई है। ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट ऐसे 1919 में आया है। पब्लिश हुआ था द इगोइस्ट 1919 में। बाद में इसको पब्लिश करवाया गया था द सेक्रेड बुक 1920 में। ही एक्ट एज अ कल्चरल क्रिटिक। कंपेयर करते हैं सर फिलिप सिडनी एंड सैमुअल टेलर कॉलेज से।
दिस ऐसे डिवाइडेड तीन पार्ट्स में डिवाइड है, ट्रेडिशन, थ्योरी ऑफ इम्पर्सनल पोएट्री एंड फाइनली कंक्लूजन। हैमलेट एंड इस प्रॉब्लम में इन्होंने क्वाइन किया था ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव को। द टर्म वॉज क्वाइन, जो ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव टर्म है ये क्वाइन किया था वाशिंगटन एलस्टन ने, इंट्रोड्यूस कराया टी.एस. इलियट ने हैमलेट एंड इन प्रॉब्लम में। मेटाफिजिकल पोएट्स ये भी ऐसे हैं, इसमें टी.एस. इलियट ने इंट्रोड्यूस कराया है डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी को। हैमलेट एंड इस प्रॉब्लम टी.एस. इलियट का ऐसे 1919 में आया है, बाद में ये अपीयर हुआ है द सेकंड बुक 1920 में, बाद में इसको रिप्रेजेंट कराया गया फेवर के द्वारा 1932 में। T.S. Eliot critic gained attention partially due to this claim that Hamlet is most certainly an artistic failure, और ऑब्जेक्टिव को रिलेटिव के आधार पर हैमलेट को आर्टिस्टिक फेलियर बताया गया है। सेलेक्टेड एसेस 1917-1932, कलेक्शन ऑफ प्रोज एंड लिटरेरी क्रिटिसिज्म टी.एस. इलियट, पब्लिश हुआ 1932 में। A dialogue on dramatic poetry was originally an addendum to T.S. Eliot preface to write an essay of dramatic poesy। फ्रंटियर्स ऑफ क्रिटिसिज्म ये लेक्चर है टी.एस. इलियट के द्वारा दिया गया है यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा में 1956 में। 4 क्वार्टेट्स ये 4 पोएम का कलेक्शन है। फर्स्ट पोएम है बर्न नॉटन, सेकंड पोएम है ईस्ट कॉकर, थर्ड है डाई सेल्वेज और लिटिल गेटिंग, फोर्थ है। ये सब पहले बता चुके हैं, ये सब डिस्कस कर चुका है पहले। आज के लिए बस इतना ही। टी.एस. इलियट कंप्लीट हो गया है। अब आपको सेशन अगर पसंद आ रहा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए।